रखने वाला हूँ। ये विधानसभा या यूँ कहें देश के लोकतांत्रिक का त्यौहार है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए हम बात रखने वाले हैं। मैं आशाराम आशु भावसार इस बार विधानसभा कन्नौज खातेगांव से प्रत्याशी के रूप में हूँ। मैं खातेगांव विधानसभा के हर एक गांव में जा रहा हूँ, कन्नौज खातेगांव के हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि आज भी अपना क्षेत्र, अपने गांव पिछड़े हुए हैं। आज़ादी के 76 साल होने वाले हैं, लेकिन हमारी हालत ज्यों की त्यों है, उसमें कहीं से कहीं सुधार आने का कोई गुंजाइश नहीं है। 4 चीज़ की बात लेके आऊँगा मैं। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार और चौथा सामाजिक न्याय। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन इन चारों चीज़ों पे कहीं ना कहीं गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। जो शोषित, उपेक्षित, वंचित लोग हैं, उन्हें कहीं से कहीं तक इन सब का लाभ नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा 2020 के हिसाब से जिस स्कूल में बच्चे की संख्या कम है, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यानी संख्या स्कूलों की बच्चों की कम है तो स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। जैसे कि यदि आज मैं राजौर में बैठा हूँ, राजौर में बच्चों की संख्या कम है तो उसको बंद करके दूसरे स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि खुड़गांव या खातेगांव में भेज दिया जाएगा। गांव का जो गरीब व्यक्ति है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पैसे लगाकर उतनी दूर भेज सके। ये समस्या है हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे देश में भी। यदि कॉलेज को या स्कूल को मर्ज कर दिया जाता है तो हमारा गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। आज ही मैं जनसंपर्क के लिए थुरिया गया था, जो जागठा वाला एरिया है, वहाँ पर स्कूल की बहुत बुरी हालत है, जहाँ जानवर बैठते हैं। आज़ादी के 76 साल हो गए हैं। हम आज़ादी चाह रहे थे भुखमरी से, जातिवाद से, बेरोजगारी से, बेकारी से, भुखमरी से। लेकिन कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जाने से मुझे लगा है कि आज भी हम पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए हैं हम शिक्षा से, पिछड़े हुए हम सामाजिक न्याय से, पिछड़े हुए हम रोजगार से, पिछड़े हुए हम स्वास्थ्य से। शिक्षा की हालत हमारे देश में बहुत खराब है। देश की बात न करते हुए मैं अपने विधानसभा की बात करता हूं कि विधानसभा में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो शिक्षा का एक उदाहरण दिया सकते हैं। आप सभी जानते हैं, नवोदय विद्यालय एक स्कूल होता है हर जिले में हमारे देश में, जहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं होती है। क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी सारी स्कूलें नहीं हो सकती है? सीएम राइज एक स्कूल का मॉडल लाया गया है, लेकिन सीएम राइज में कितने बच्चे जाएंगे और कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरी बात यह है कि क्या हमारे विधानसभा के सारे गांवों में स्कूल सीएम राइज या नवोदय से नहीं हो सकते? क्या हो सकता? होना भी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हर जगह हाईटेक या डिजिटल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। हर बच्चे के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए ऑनलाइन मोड का एजुकेशन भी उपलब्ध होना चाहिए, जो है नहीं। यानी शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, सावित्री, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित कब बनेंगे हम लोग? जब शिक्षा मिलेगी हमें। अज्ञानता, अशिक्षितता हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ के चली है। जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात करता हूँ स्वास्थ्य की। इलाज के क्या साधन हमारे पास उपलब्ध है, इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी यह वादा नहीं करती है कि मैं गरीबों को मुफ्त में इलाज दूंगा। आप जानते हैं कि यदि यहाँ का एक ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति या डिलीवरी केस कॉम्प्लिकेट होता है तो यहाँ की खातेगांव हॉस्पिटल उसे हरदा, देवास या इंदौर रेफर कर देते हैं। यदि यहाँ पर सारी सुविधा हो तो हमारे गरीब को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं, इसलिए भी मुझे ऑनलाइन आना पड़ रहा है। सारे नेता वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम की चीजें एक नहीं कर रहा है। इलाज महंगा होता जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है। इलाज यदि ऐसा ही महंगा होता जाएगा तो क्या हमारा गरीब इलाज करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। यदि शिक्षा महंगी होती जाएगी तो हमारा गरीब नहीं पढ़ पाएगा। तो ये हमारी हालत खराब है। चौथा है, तीसरा है रोजगार। जब
उसको शिक्षा ही वैसी नहीं मिल रही है तो रोजगार कैसे हासिल होगा। यदि वो शिक्षित हो भी गया, उसने ग्रेजुएट हो गया है और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया है, अब बात आती है रोजगार की। हमारे कोई भी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैनिफेस्टो या ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे रोजगार बना सकते, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। हमारे मध्य प्रदेश में जब हमारे युवा आंदोलन करने गए थे रोजगार के लिए, उनको डंडे से मारा गया है। सरकार का दायित्व ये होता है कि उन्हें बताया जाना था कि रोजगार हम आपके लिए मुहैया करवाएंगे, उसके क्या तरीके होते हैं, उस पर कोई सरकार कोई पार्टी बात नहीं करती। आज युवा बेरोजगार है, बेकारी का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे सिस्टम की जरूरत है। मेरा उद्देश्य राजनीति मानने का ये नहीं है कि हमें राजनेता बन के राज करना है। हमें युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें लड़कियों के एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन आज का पार्टीजन इतना हैवी हो चुका है, इन चीजों पे बात ही नहीं करता है। रोजगार की बात कर रहा हूँ, यदि हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा दिए जाएं तो हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। कुटीर उद्योग से मतलब कहीं आटा फैक्ट्री डाल दी, दाल मिल डाल दिया, कहीं प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन किसी भी पार्टी के पास, किसी भी सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपके लिए रेलवे ला देंगे, आपके लिए एयरपोर्ट ला देंगे, अच्छी बात है, चीज होना चाहिए। लेकिन क्या इनके लाने से हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे 10 से 15 गांव के बीच में एक छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्री या छोटा उद्योग लगा दे तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो ऐसी स्कूल होना चाहिए, डिजिटल स्कूल, यहाँ पर सारी सुविधाएं हो, तभी तो हमारे बच्चे कंपटीशन कर पाएंगे। आज एग्जाम देने जाते हो, IAS IPS या पटवारी तैयारी कर रहे हो या किसी भी PCS तैयारी कर रहे हो, यदि आपकी तैयारी वैसी नहीं हुई है, आपको वैसा एजुकेशन नहीं मिला हो, तो बच्चा जो अच्छी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो उसके साथ कैसे कॉम्पीट कर पाएगा? उसके साथ कंपटीशन करने की उसकी क्षमता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें एक अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। चौथा जिसकी बात करते हैं हम, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से मेरा तात्पर्य ये है कि पड़ोस में ही नेमावर है, यहाँ पर 5-5 लोगों को जिंदा दफनाया जाता है, उनके न्याय के लिए हमें रोड पे आना पड़ता है। 45 दिन 2 महीने तक आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, तब जाके उनको पकड़ा जाता है। यानी कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की न्याय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है। एक कानून, एक संविधान हमें न्याय देता है, लेकिन चंद लोगों के यहाँ पर ये होने से हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है। यानी इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मेरा उद्देश्य है कि यदि गरीब के साथ समस्या होती है तो उसके लिए उसका तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। आज सरकार जिसे लाडली बहना योजना में हजार रुपए डाल रही है, 400 या 450 का सब्सिडी की बात करती है, कुछ चीजें मुफ्त देने की बात करती है। मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल है, यदि आप मुफ्त की चीज देना ही चाहते हो तो आप मुफ्त में शिक्षा दो, मुफ्त देना ही चाहते हो तो मुफ्त में हमें आप स्वास्थ्य दो, इलाज फ्री में करो, ये चीजें दो। मुफ्त में चीज देना ही चाहते हो, हमें सामाजिक न्याय मुफ्त में दो, ताकि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाना पड़े। इन चीजों पे बात होनी चाहिए। मुफ्त देना ही हो तो हमारे किसानों को बिजली दो। बिजली से मुझे ये याद आया है कि आज जब मैं जनसंपर्क में गया था, लोगों के पास बिजली नहीं है, जबकि सरकार का दायित्व होता है पानी, सड़क और बिजली। ये 3 चीज सरकार को देना अनिवार्य है, ये सरकार की ड्यूटी है या दायित्व है। लेकिन ये बेसिक चीज ही लोगों को नहीं मिल रही है। पहले आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान की हम बात करते थे। रोटी मिलनी चाहिए, तन पे कपड़ा मिलना चाहिए और रहने के लिए छत या मकान होना चाहिए। लेकिन हम आज सड़क, पानी, बिजली की जो बेसिक नीड है हमारी, उससे भी जूझ रहे हैं। तो 76 साल यदि आजादी की हुए तो हमने क्या आजादी ली है? कहीं से कहीं विकास नहीं नजर आ रहा। आज किसान वर्ग परेशान है। किसान को DAP या यूरिया लेने के लिए आधार कार्ड लेकर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। यदि किसान को बोनी करनी है, खेती बाड़ी करनी है, तो उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अलग से प्रावधान होना, उसके लिए सुविधा होनी चाहिए, जो हमारे प्रदेश में या हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। आज विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, लड़ती आ रही है, उन्हीं को लोग वोट करते हैं। आज मैं अपने जनता का प्रत्याशी के रूप में आपसे आया हूं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि भाजपा का शुरू से यहाँ पर सरकार रहा है या विधायक रहा है खातेगांव विधानसभा में, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे वो गर्व से बोल सके हमने इनका भला किया है। हम ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं देखेंगे। यदि आशीष शर्मा का यदि 10 साल का इतिहास उठा दिया जाए तो 10 साल में उसने यदि 10 व्यक्ति का भला किया हो तो बहुत बड़ी बात है।
10 लोगों को भला नहीं कर पाया। उससे पहले उसके पिताजी का शासन था, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये लोग सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनका मैनिफेस्टो या बोलते हैं जो किस मुद्दे पे काम करेंगे, मुद्दे पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी जनसंपर्क में पूरे विधानसभा में घुमा हूं, लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, लोग इनके बारे में गलत कह रहे हैं। गलत इसलिए भी कह रहे हैं कि कोई काम कर ही नहीं रहे। तो जनता सही है अपने जगह पर, लेकिन जनता इस बार दिखा देगी कि ये लोग सही नहीं है। दूसरे दीपक जोशी की बात करें, जो पहले उसके पिताजी 45 साल तक बागली में राज किए हैं, जिसके बाद में हाटपिंडा में इन्होंने राज किया है, लेकिन 45 साल में या 15 साल में उन्होंने एक ऐसा काम नहीं किया है या 10-45 लोगों का भला नहीं किया है जिससे वो चुनाव लड़ने योग्य है। वो योग्य है ही नहीं। वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी आज बागली विधानसभा में आप घूम के देखो तो वहां शिक्षा की हालत क्या है, स्कूल की हालत क्या है। बोरपड़ाव जैसे एरिया में जाओ या लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में जाओ या सिंगलादा जाओ या लोहारदा किसी भी एरिया में लो, शिक्षा का साधन क्या है। आप शिक्षा मंत्री रहे, आप चाहो तो सारी स्कूल डिजिटल कर सकते थे। 45 साल में क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये 45 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। हमारा मुद्दा ये है, ये दोनों के दोनों अयोग्य व्यक्ति है, इन्हें जनता चुनना ही नहीं चाहिए। जनता यदि लोकतंत्र का या मत का यदि अधिकार पावर जानती है तो इन लोगों का बहिष्कार कर देगी। बहिष्कार इसलिए कर देगी उसको क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। काम से तात्पर्य ये है कि भैया जब लोगों को सड़क, पानी, बिजली की सुविधा चाहिए वही नहीं करवा पा रहे। आज 10 किसानों से मैं मिला, उनको डीपी की समस्या है, ट्रांसफार्मर, उनके खेत में बिजली की सुविधा ही नहीं है, उन्हें 2 किलोमीटर दूर से लाइट लानी पड़ रही है। जब ये व्यक्ति डीपी या ट्रांसफर की सुविधा ही नहीं करवा पा रहा किसानों के लिए, तो ये क्या काम कर रहे हैं। तीसरी बार लोगों के दिमाग में खुमा चढ़ा है कि अरमा आशीष शर्मा काहे का अरमा भाई, उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जिससे कि उसकी अरमा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए अरमा? एक ट्रांसफार्मर किसानों को चाहिए, वो नहीं दे पा रहे लोग, तो क्या न्याय करेंगे आपके लिए, क्या विकास करेंगे। इस बार फिर से खिलेगा कमल, खातेगांव खिलेगा, ऐसा कुछ इनका नारा है। इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान हमारे युवाओं के लिए होना चाहिए, प्लान हमारे बेरोजगार के लिए होना चाहिए, प्लान हमारे किसानों के लिए होना चाहिए, प्लान हमारी महिलाओं के लिए होना चाहिए, प्लान हमारी लड़कियों के लिए होना चाहिए। आज इंट्री से जो लड़कियां पढ़ने जाती है खातेगांव, उनको यदि कॉलेज करना हो तो उनके लिए आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। क्या लड़कियां सिर्फ मतलब 12वीं तक पढ़ के छोड़ देगी? हर गांव में कम से कम 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। यदि 2 गांव पास में उसको मिला के 12वीं तक स्कूल अच्छी, जो नहीं है 12वीं तक स्कूल की बात करें, जो स्कूल है ही उनकी हालत खराब है। इन पे हमें काम करना है। आज मैं पढ़ लिख के आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, डेवलपमेंट की। मुझे IIM अहमदाबाद में पढ़ने का मौका मिला महात्मा गांधी फेलोशिप के अंतर्गत। मैंने पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का वहां पर पढ़ाई किया। मैं जान पाया कि पब्लिक पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, एसी रूम में लोग बनाते हैं, लेकिन उस पर जमीनी धरातल पे कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक पॉलिसी या स्कीम बोल दो, लाडली बहना योजना, ये बिल्कुल बेसलेस है। लाडली बहना योजना बना दिया, हमारी महिलाओं की संख्या करोड़ों में है। यदि प्रति महीने भी आप 1000 रुपए देते हो तो जितने भी हमारे जो गर्भ से बच्चा पैदा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी, मैं भी हूँ, सब पे 47-47 हजार रुपए का कर्जा है। यानी कि ये जो सरकार है ये आपको कर्जे में धकेलने का काम कर रहे हैं। हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन ऐसा चाहिए। हम मानते हैं कि प्रदेश में सरकार दूसरी आनी चाहिए, लेकिन हम विधानसभा खातेगांव कन्नौज की बात करते हैं, यहाँ दोनों के दोनों अयोग्य प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी के, क्योंकि एक ने 45-50 साल में कुछ नहीं कर पाया उसकी परिवार सहित, और एक 10 से 15 साल में कुछ नहीं कर पाए। यदि जनता चुनती है तो समझ लो कि किसी मूर्ख व्यक्ति को चुन रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति से मेरा तात्पर्य, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इन लोगों ने जाति, धर्म, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद के नाम से वोट मांगा है। इन्होंने कभी विकास के नाम से वोट नहीं मांगा है। विकास से तात्पर्य आपको 1000 रुपए से नहीं, आपको 5 रुपए सब्सिडी से नहीं। विकास से तात्पर्य आपको यदि बड़ा गांव है तो वहां पर आपके लिए इलाज की सुविधा होना चाहिए, प्राथमिक या प्राइमरी ट्रीटमेंट सेंटर आपके यहाँ पर होना चाहिए। विकास मतलब मेरा 10 से 15 गांवों के बीच में एक छोटा सा उद्योग लगना चाहिए जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसे विकास बोलते हैं। विकास से तात्पर्य सिर्फ सड़कें, कहीं सामुदायिक भवन बनने से नहीं है। विकास तात्पर्य हर व्यक्ति के यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। मेरा एक ही कहना है, आप बहुत सारी मुफ्त की चीजें दे रहे हो, 1000 रुपए भी दे रहे हो, यदि आपको मुफ्त चीज देनी है
लोगों को भलाई करना है, जनता का भलाई करना है, तो क्या करो, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दो। हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दो, वो अपना आप काम कर लेंगे। लाइव आने का एक मुख्य कारण ये भी है, आप पूरे सोशल मीडिया के साथियों से मैं आपसे ये भी निवेदन था, क्योंकि हमारी बात जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज मीडिया में हम इंटरव्यू देते हैं, वो नहीं आता है, कोई भी हमारा कवरिंग नहीं करता है, या तो हमारे साथ जनता का समर्थन हमें अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो हमारा इंटरव्यू चलाती ही नहीं है, वो हमारी बात वहां तक रखती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सच्चाई बात करते हैं, सच बातें बोलते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। ये लोग आएंगे हमारे गांव में, आपको दारू देंगे, पैसा देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, सब करेंगे वोट के लिए, लेकिन आपसे कभी विनती नहीं करेंगे कि मैंने गलती की है और मैं आगे से विकास करूंगा। वादा भी कर सकता है, लेकिन लिखित में नहीं दे सकता। वो लिखित में क्या देगा आपसे वो, क्योंकि उसका प्लान ही नहीं है। ये लोग अनपढ़ बिठा दिए हम लोगों इनको। जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री रहा है, उसका मैनिफेस्टो देखो क्या बात करते हैं वो। जिस व्यक्ति ने बागली को लूटा, जिस व्यक्ति ने हाटपिपलिया को लूटा, वो आया खाते गांव को लूटने के लिए। तो मेरी जनता से अपील ये है कि ये दोनों के दोनों अयोग्य व्यक्ति है, इन्हें नहीं चुने। मैं आसाराम भावसार, जो कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया हूं, और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहा हूं। मेरा मिशन दादा हीरा सिंह मरकाम को, ये मिशन को बढ़ाने का है। मेरा मिशन आम जनता के लिए, मेरा मिशन हर उस शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग के लिए है जो आज बेसिक या आधारभूत चीजों से जूझ रहा है। ये भी कारण है मेरा लाइव आने का कारण ये है कि मेरा संदेश इनके तक पहुंच जाना चाहिए। यदि इन्होंने इतने साल से राज किया है, यदि पार्टी अपने यहाँ पर विधायक उतारती है, तो उसके मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो गरीब का भला करे, ताकि हमारे जैसे युवाओं को नौकरी छोड़ के ना आना पड़े। आज हमारे साथ पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आ रहा है, तो उनके पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। नामांकन भरने से पहले, नामांकन भरने के बाद भी इन लोगों ने मुझे फोन लगाया है, मुझे परेशान भी किया है। कुछ लोग मिलने भी आए थे कि भैया आप समर्थन दे दो या फॉर्म उठा लो। क्यों उठा ले फॉर्म? हमें गरीबों की आवाज उठानी है, हमें बेरोजगार की आवाज उठानी है, हमें किसानों की आवाज उठानी है, हमें हर उस व्यक्ति की आवाज उठानी है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हमें आना पड़ा है। शिक्षित व्यक्ति आएगा तो समाज का भी भला होगा। महात्मा गांधी ने कहा है, अपने गांवों को विकसित कीजिए। आपके गांव विकसित होंगे तो आपका देश अपने आप विकसित हो जाएगा। इन मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए। हमें हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज भी लाना चाहिए। नर्मदा पास में हमारे गांव के, लेकिन पीने के पानी नहीं है। आज पानी यहाँ से इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास तक चला गया है, इवन की गुजरात तक चला गया है, लेकिन जो पड़ोस के लोग हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आप वहां पर फिल्टर प्लांट लगा के पूरे गांव में आसपास की पानी दे सकते हो। यहाँ से नर्मदा पट्टी, नेमावर, सुरुचि, कितनी नर्मदा हमारे देवास जिले में है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए यदि व्यवस्था करना है तो आपको बिजली जो रहती है हमेशा, दिन में 12 घंटे के लिए बिजली कर दो। आप शहरों में 24 घंटे बिजली चलाते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहता है, मेरा ये प्लान है कि 12 घंटे बिजली आप दिन में कर दो, ताकि किसानों को रात में परेशान ना होना पड़े। ऐसे मेरे बेसिक मुद्दे हैं। हमारी लड़ाई बहुत छोटी सी साहब, हमारी डिमांड बहुत छोटी सी है। गाँव में यदि पीने का पानी नहीं है, वो पानी की व्यवस्था करवा दो। गाँव में यदि सड़क नहीं है तो सड़क की व्यवस्था करा दो। गाँव में यदि इलाज की सुविधा नहीं है तो इलाज का कुछ साधन हम मुहैया करवा दो। जहाँ रोड नहीं है वहाँ एम्बुलेंस घिस जाती है। रिचको जैसे गाँव में आज तक रोड ही नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे गाँव में जहाँ बारिश के समय महिलाओं को चारपाई पे लेटा के लाना पड़ता है इलाज के लिए, डिलीवरी के लिए। सोचो कितनी हालत खराब है। आज हम बोलते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, 76 साल होने वाले हैं आजादी के, लेकिन आज भी हम हमारे गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, गांव में आपकी दारू पहुंच जाएगी, गांव में आपका मुर्गा पहुंच जाएगा, आपकी सारी चीज पहुंच जाएगी गांव तक, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय गांव तक नहीं पहुंच रहा है। पार्टी ये पहुंचाना ही नहीं चाह रही है। आज हम लोग पूरे युवा साथी शिक्षित हैं, वो ये आवाज उठा रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। जनता इन दोनों को नकार देगी और एक शिक्षित युवा उम्मीदवार को चुनेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कारण ये है कि ये लोग गांव तक, इनकी सिर्फ सामग्री पहुंचती है लोगों को लूटने के लिए, खाने के लिए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लोग गांव तक नहीं पहुंच रहे। यदि गांव तक इनकी दारू पहुंच सकती है तो गांव तक आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य भी पहुंच सकता है, आपका न्याय भी पहुंच सकता है।
तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप इसे सोशल मीडिया में चलाएं। आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में सीधी पेशाब कांड आपको याद है, नीमच का सीधी सिंगरौली का आपको कांड याद है, एक व्यक्ति को ट्रक के पीछे बांध के घिसा गया है, आपको याद है। मणिपुरी सी घटना जहां हमारी महिलाओं को नंगा दौड़ाया गया, वो भी आपको अच्छे से याद है। कलवार आपके क्षेत्र में है, आपको पता है क्या हुआ है। माली का जो केस है आपको पता है, जो माली के जहर दे के मारा गया वो आपको केस पता है। दूसरी चीज, बीजेपी के जो हमारे विधायक रहे हैं उनकी मैं बात बताता हूँ। बीजेपी के शासनकाल में अजनास जो है उसे आदर्श गांव के लिए गोद लिया गया था। अजनास आपके पास में, उसमें कितना ऐसा क्या विकास हो गया है। कुछ चीजें वहां पर देखने को मिला परिवर्तन कि भैया उसे गोद लिया गया तो कुछ अच्छा कर दिया हमने, कुछ नहीं किया। ये लोग उसे मूर्ख बनाते हैं। विधायक जी ने नैना के स्कूल को गोद लिया था, उसमें क्या किया उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आप इनके डाटा उठाना पड़ेगा कि भैया वादे करते उन्होंने क्या किया है। आज हम वहां गए थे, थूया में गए थे, उन्होंने स्कूल बनाने का वादा किया था। स्कूल तो क्या, वहां पर रोड नहीं है, वो क्या स्कूल बनाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी सोशल मीडिया के साथी लोग हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो इंस्टा चलाते हैं, जो यूट्यूबर है, आप हमारा अधिक से अधिक प्रचार करें। क्योंकि जो मीडिया वाले लोग हैं वो तो हमारी इंटरव्यू छाप नहीं रहे हैं। क्या मालूम, या तो शिक्षित लोगों से उन्हें परेशानी है, या किसी एमएलए या मंत्री जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका डर है, ये हमें नहीं पता है। यदि हमें इनका फोन आता है, हमें डराया जाता तो शायद आप लोगों को या इन मीडिया वालों को बिल्कुल डराते होंगे। ये मुझे ऐसा लगता है। आप जनता तक हमारा मैसेज पहुंचाओ ताकि एक सही व्यक्ति को चुना जाए। यदि इस बार दोनों में से कोई भी आता है तो फिर यहाँ की गरीब जनता का नुकसान होने वाला। एक ने 45-50 साल राज किया तब भी कुछ नहीं कर पाया, ये पिछले 15 साल से लोग बने हुए हैं तब भी कुछ नहीं कर पाया, तो आने वाले समय में भी कुछ नहीं करेंगे। तो जनता को इस बार लोकतंत्र का असली मजा इस पार्टी तंत्र को चखाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और शायद 3 तारीख को ये जनता का निर्णय बिल्कुल देखा जाएगा। 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जनता अपना मन बना के एक सही और शिक्षित व्यक्ति को चुनेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ आए, आपने मेरी बात रखी या आपने मेरी बात सुनने की कोशिश की, आपने उसको लाइव चलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए, एक शिक्षित युवा का बात आप उठाते रहिए। मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ आखिरी में। मैं आसाराम आशु भावसार, निर्दलीय प्रत्याशी, कन्नौद खातेगांव से। मेरी पढ़ाई 6वीं से 12वीं तक नवोदय विद्यालय पंधाना से हुई है, जिसके बाद मैंने बीएससी की पढ़ाई संत सिंगाजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मैनेजमेंट संदलपुर से किया है। जिसके बाद एमए इन डेवलपमेंट मैंने अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है। जिसके बाद 3 साल तक मैं समाज प्रति सहयोग बागली, बड़वा, काटाकोट, पूंजापुरा, सतवास, कन्नौज में मैंने काम किया है। जिसके बाद में मैंने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप में अप्लाई किया। IIM अहमदाबाद के अंतर्गत मुझे पढ़ाई करने का अवसर मिला, जहां मैंने पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का कोर्स किया, जो कि मुझे प्रमोट करता है, जो मुझे आगे बढ़ाता है कि लोगों के लिए काम करना है, ऐसी पॉलिसी बनाना जिसमें लोगों का भला हो। तो ये मेरा इतना सा परिचय रहा। और इसके बाद में मेरा फेलोशिप के बाद में मैं आज कन्नौद खातेगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। मुझे पता है कि जनता मुझे प्यार देगी, जनता मुझे समर्थन देगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी को सेवा जवाहर, जय जवाहर, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।